गणपति बप्पा। हेलो फ्लोनर्स, दिस इज निकिता और हम सब जानते हैं कि गणेश चतुर्थी की शुरुआत लोकमान्य तिलक ने लोगों को एकजुट करने के लिए की थी। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे की असल वजह कुछ और ही थी, जिस वजह का हमारी आजादी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। बट लोकमान्य तिलक का कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि वही वो पहले इंसान थे जिन्होंने सारे स्टेट्स को लैंग्वेजेस के बेसिस पर बाइफरकेट करने का आइडिया दिया था और उन्होंने ही हिंदी को ऑफिशियल भाषा बनाने का भी सुझाव दिया था। एंड इनफैक्ट उन्हीं के एक मूवमेंट से ही आज देश भर में जोरों शोरों से मेड इन इंडिया इंस्पायर हुआ है। सो आखिर क्या था लोकमान्य तिलक का ये मूवमेंट और उनके ऐसे कौन से कॉन्ट्रीब्यूशन है जो हमें हमारी हिस्ट्री की किताब में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाए जाते। तो वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी गणेश चतुर्थी लर्नर्स। और आज इस गणपति के शुभ दिन पर हम इस गणेश चतुर्थी के आयोजन ने हमारे भारत के इंडिपेंडेंस में क्या मदद की, इसके साथ साथ लोकमान्य तिलक के कुछ फॉरगॉटन कॉन्ट्रीब्यूशंस को भी जाने। सो लेट्स गो। अब वह लोकमान्य तिलक के बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन रह चुके हैं, लेकिन इसमें से सबसे पहला कॉन्ट्रीब्यूशन है पब्लिक सेलिब्रेशन ऑफ गणेश चतुर्थी। अब गणेश चतुर्थी का पब्लिक सेलिब्रेशन दरअसल शिवाजी महाराज और पेशवाओं के दौर से ही होता आ रहा है, लेकिन उनके राज के बाद ये सेलिब्रेशन लोग अपने अपने घरों तक ही सीमित रखने लगे थे। लेकिन ये सब बदल गया जब भाऊ साहेब जावले नाम के एक फ्रीडम फाइटर ने फिर से एक बार 1892 में सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत की थी। अब इसके बाद इस चीज की लोकमान्य तिलक ने अपने न्यूज़पेपर केसरी में बहुत तारीफ की और 1893 में उन्होंने इस छोटे से फेस्टिवल को एक बड़े वेल ऑर्गेनाइज्ड पब्लिक इवेंट में तब्दील कर दिया। लेकिन उन्होंने ये सब किया ही क्यों? वेल, उसके पीछे के दो रीजंस थे। रीजन नंबर 1, समानता। ऑथर रॉबर्ट ब्राउन के हिसाब से लोकमान्य तिलक ने इस सेलिब्रेशन को लोगों के बीच के मतभेदों को मिटाने वाले ब्रिज की तरह इस्तेमाल किया था। बट इसके पीछे का एक और बड़ा रीजन असल में सोशल नहीं बल्कि पॉलिटिकल था। 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी गई, जिसे हम सेपॉय म्यूटिनी भी कहते हैं, और इस विरोध की शुरुआत ब्रिटिश आर्मी में काम करने वाले सैनिकों से हुई थी, जिसमें फिर देश भर के लोग भी शामिल हो गए थे। अब एज वी ऑल नो ये विरोध नाकामयाब हुआ, लेकिन फिर से ऐसा कुछ ना हो इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने 20 से ज्यादा लोगों की पब्लिक गैदरिंग को कम्प्लीटली बैन कर दिया था। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन था, रिलीजियस गैदरिंग, और ये भी मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत ज्यादा दबाव डालने के बाद हुआ, क्योंकि वो लोग को हर फ्राइडे मस्जिद जाना पड़ता था। अब तिलक ने एग्जैक्टली इसी एक्सेप्शन का एक फायदा उठाया और गणेश चतुर्थी को लोगों को एक साथ इकट्ठा करने के लिए एक जरिया, एक माध्यम बना दिया। सो इस गणेश चतुर्थी के गैदरिंग के दौरान पॉलिटिकल लीडर्स लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा भी सकते थे और इसमें अंग्रेजों को कोई भनक तक नहीं लगती थी। हाउ कूल, राइट? लेकिन यार, इसका आजादी में क्या हाथ था? सो वेल, जब अंग्रेजी सरकार ने पब्लिक गैदरिंग्स को बैन कर दिया था, तब यही सार्वजनिक गणपति मंडप ही लीडर्स के मिलने की जगह बन गई थी। और जिसके बाद मुंबई और पुणे में भी इस फेस्टिवल की सक्सेस देखकर लोकमान्य तिलक ने इस फेस्टिवल को पूरे देश में शुरू करवा दिया। देवा तुझा दारी आलो, गुणगान गाया। और देखते ही देखते गणेश चतुर्थी एक नेशनल फेस्टिवल कम अंग्रेजों के खिलाफ एक नेशनल रैली ज्यादा बन चुका था। अब यहाँ पर आप खुद ही सोचो कि बैन के चलते कैसे ये सारे लीडर्स एक साथ मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ अपने आंदोलन को प्लान करते, कैसे लोगों को भाषण देते, और इसीलिए गणेश चतुर्थी को फ्रीडम स्ट्रगल का एक बड़ा हिस्सा माना जाता है। अब चलते हैं लोकमान्य तिलक के कंट्रीब्यूशन नंबर 2 पे। होम रूल का मतलब होता है सेल्फ रूल, जिसकी शुरुआत ओरिजिनली आयरलैंड के फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान हुई थी और इस कॉन्सेप्ट को आयरिश फ्रीडम फाइटर एनी बेसेंट इंडिया लेकर आए थे। उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना करने का ये आइडिया कांग्रेस की सभा में प्रस्तुत किया था, लेकिन उस समय उन्हें कांग्रेस से कोई जवाब नहीं मिला। तो फिर तब उन्होंने कांग्रेस को जवाब देने के लिए सितंबर 1916 तक का वक्त दिया था। अब उसी सभा में मौजूद थे लोकमान्य तिलक, जिन्होंने कांग्रेस के जवाब का वेट करने में वक्त जाया बिल्कुल भी नहीं किया और उन्होंने खुद ही अप्रैल 1916 में होम रूल लीग शुरू कर दिया था। तिलक के होम रूल लीग के ब्रांचेस पूरे महाराष्ट्र, सेंट्रल प्रोविंसेस, कर्नाटका, बेरार में थे और उनका हेड ऑफिस था पुणे में। उनके इस लीग में मोहम्मद जिन्ना और औरबिंदो घोष जैसे लीडर्स भी शामिल थे। लेकिन इनके अलावा भी तिलक ने ज्यादा लोगों को इस लीग का हिस्सा बनने के लिए उन्होंने लोगों को अपने न्यूज़पेपर्स मराठा और केसरी के थ्रू अवेयर किया। एंड इनफैक्ट इसी होम रूल लीग के दौरान उनका ये स्लोगन स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही जाऊंगा काफी ज्यादा फेमस हुआ था। हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच। लेकिन तिलक का ये होम रूल लीग शुरू होने के पीछे का रीजन क्या था? वेल, रीजन नंबर 1 है डोमिनियन स्टेटस, यानी इंडिया के लिए एक डोमिनियन स्टेटस पाना।
अब डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी राज्य ब्रिटिश रूल के अंडर में है तो डोमिनियन स्टेटस मिलने पर उस देश के लोग वहाँ के रूल्स और लॉस खुद बना सकते हैं एंड इनफैक्ट पूरे के पूरे देश को गवर्न करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं के हाथ में होगी। अब होम रूल लीग को शुरू करने का रीजन नंबर 2 था आयरलैंड का सक्सेस। आयरलैंड में जब होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी तब उन्हें कई सालों तक संघर्ष करना पड़ा था और इन सालों में उन्हें 3 बार ब्रिटिश सरकार के सामने पिटीशन लेकर जाने के बाद उनकी मांगों को पूरा किया गया था, जिसके बाद ही फिर आयरलैंड ने डोमिनियन स्टेटस प्राप्त किया था। अब तिलक भी इंडिया के लिए यही डोमिनियन स्टेटस चाहते थे। अब आई नो डोमिनियन स्टेटस पाना यानी आजादी पाने जैसा नहीं है, लेकिन उस समय इंडिया के लीडर्स के लिए ये आजादी की तरफ एक बहुत ही बड़ा कदम था। लेकिन अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये होम रूल लीग से इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिला? वेल, डोमिनियन स्टेटस तो नहीं मिला, लेकिन मोंटागू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के रूप में काफी बदलाव लाए गए, जिसका सबसे पहला रिफॉर्म था डायरेक्ट इलेक्शंस। इंडिया में ही पहली बार इंडियंस को गवर्नमेंट में शामिल होने के लिए डायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे, जिसमें से भी सिख, मुस्लिम्स और दूसरे छोटे कम्युनिटीज लाइक ओबीसी, दलित, एससी और एसटी को भी रिजर्वेशंस दिए गए थे। रिफॉर्म नंबर 2, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम। इस रिफॉर्म के थ्रू गवर्नमेंट को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट्स में। इस सिस्टम में सेंट्रल लेवल पर ब्रिटिश सरकार होगी और प्रोविंशियल लेवल पर इंडियन सरकार होगी, जो बेसिकली एक स्टेट लेवल पर फाइनेंस, आर्मी एंड पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे कई सारे मुद्दों पर रूल्स या फिर डिसीजंस ले सकती थी। अब रिफॉर्म नंबर 3 था एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब ये काउंसिल हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरह ही हुआ करता था। इस काउंसिल में करीबन 6 मेंबर्स होते थे जो इंडिया के ब्रिटिश गवर्नर को इंडिया के लॉज बनाने में एडवाइस करते थे। अब पहले इस काउंसिल में एक भी इंडियन नहीं हुआ करता था, लेकिन रिफॉर्म्स के बाद 6 में से 3 मेंबर्स कंपल्सरीली इंडियन होना जरूरी हो गया था। तो ये सारा कंट्रीब्यूशन और ये सारा रिफॉर्म था जो होम रूल लीग से आया, जिसकी शुरुआत भी तिलक ने ही की। एंड नाउ लास्टली बात करते हैं तिलक के कंट्रीब्यूशन नंबर 3 पे, स्वदेशी मूवमेंट। अब जब भी स्वदेशी मूवमेंट की बात होती है तब सबसे पहला नाम निकलता है गांधी जी का, बट दरअसल स्वदेशी मूवमेंट को शुरू करने का श्रेय लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल को भी जाता है। अब इस मूवमेंट की शुरुआत 1905 में हुई थी, जब लोगों के बहुत विरोध करने के बावजूद ब्रिटिश की सरकार ने बंगाल का पार्टीशन कर दिया था। अब इसके बाद सबसे पहले तो बॉयकॉट मूवमेंट की शुरुआत हुई, जब लोकमान्य तिलक ने पब्लिकली मैनचेस्टर से आए हुए कपड़ों को सबके सामने जला दिया और लिवरपूल से आए हुए नमक को बॉयकॉट कर दिया। अब बॉयकॉट का ये मैसेज पूरे देश भर में फैल गया था और सारे भारतीय लोग ब्रिटिश से आए हुए कपड़ों को बॉयकॉट करने लगे थे और उसकी जगह पर इंडियन कपड़े खरीदने लगे थे, इवन दो उस समय इंडियन कपड़ों के दाम ज्यादा थे। सरेआम विदेशी सामानों को और कपड़ों को जलाया जा रहा था। इनफैक्ट ब्राह्मणों ने तक ऐसे किसी भी घर में पूजा या फिर कोई भी शुद्ध काम करने से मना कर दिया था जिस भी घर में विदेशी नमक या शक्कर का उपयोग होता था। यहाँ तक कि धोबियों ने भी विदेशी कपड़ों को धोने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन एक मिनट, इस मूवमेंट से क्या इम्पैक्ट पड़ा? वेल, इम्पैक्ट नंबर 1 है कैंसलेशन ऑफ बंगाल पार्टीशन एक्ट। स्वदेशी मूवमेंट के कारण इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि अंग्रेजों ने खुद के ही लिए हुए फैसले को रद्द किया हो, और ये ऐतिहासिक चीज हुई 1911 में, जब पार्लियामेंट में बंगाल पार्टीशन एक्ट को कैंसिल कर दिया गया था। इम्पैक्ट नंबर 2 था बंगाल का विकास। अब बंगाल 1700 के दौर से ही अंग्रेजों के कब्जे में था, लेकिन फिर भी वहाँ का विकास करने के बजाय अंग्रेज वहाँ से पैसे और अनाज इंग्लैंड में भेजते। पर स्वदेशी मूवमेंट के कारण वहाँ पे कई सारी इंडियन फैक्ट्रीज बनी और वहाँ के लोगों को खेती छोड़कर भी बाकी सारे रोजगार मिले, बेहतर रोजगार मिले। इम्पैक्ट नंबर 3, इंडियन फैक्ट्रीज का ग्रोथ। अब जो भी फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दिया था उसे रिप्लेस करने के लिए कई सारे इंडियन फैक्ट्रीज बनाई, जो ऑब्वियसली कपड़े, नमक, शक्कर से लेकर चप्पल, साबुन सब कुछ बेचते थे। और इसी दौरान टाटा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री की भी स्थापना हुई थी। एंड इनफैक्ट इसी समय में बॉयकॉट करने के कारण ब्रिटिश सामानों की वैल्यू 20% से कम हो चुकी थी। इम्पैक्ट नंबर 4, नेशनल स्कूल्स बांधे गए। इस मूवमेंट में शामिल बच्चों ने भी गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस को बॉयकॉट कर दिया था, तो इसीलिए उनकी पढ़ाई के लिए कई सारे नेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस बनाए गए, जैसे कि बंगाल नेशनल कॉलेज, जहाँ पर बच्चों को हिंदी में भारत का इतिहास और भारत का ज्ञान पढ़ाया जाता था, इंस्टेड ऑफ ऑब्वियसली इंग्लिश एजुकेशन। इम्पैक्ट नंबर 5, दिस स्वदेशी मूवमेंट इंस्पायर्ड अदर मूवमेंट्स। अब इसी मूवमेंट के बाद कई सारे दूसरे मूवमेंट, जैसे कि गांधी जी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अहिंसा आंदोलन और इनफैक्ट आज का मेड इन इंडिया कैंपेन भी, जहां पर लोगों को इम्पोर्टेड यानी फॉरेन का सामान को अवॉइड करके स्वदेशी चीजों को खरीदने के लिए कहा जाता है, वो भी इसी स्वदेशी मूवमेंट से ही तो इंस्पायर्ड है। बट अब अफसोस की बात तो ये है कि लोकमान्य तिलक जैसे कई सारे फ्रीडम फाइटर्स है जिनके कॉन्ट्रीब्यूशन या तो हमें कभी पढ़ाए नहीं गए या फिर हम मे बी पढ़कर भूल चुके, बट ऑब्वियसली इनके कॉन्ट्रीब्यूशन को हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हीं के कारण तो आज आप घर पे शांति से बैठकर ये वीडियो देख पा रहे। दरअसल फ्लोनर्स, इस बार फ्लोर में कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की गई है। पास्ट फ्रीडम हीरोज में से किसी एक को लेकर उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को सबके सामने रखने की या फिर याद दिलाने की कोशिश की गई।
सो अगर आपको फ्लर्न के ऐसे वीडियोस भी पसंद आते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमें बता सकते हो कि अगले कौन से फ्रीडम हीरो की कहानी आप सुनना चाहोगे। वेयर योर विश इज माय कमांड। इसलिए आपको जो भी फ्रीडम फाइटर का नेक्स्ट वीडियो चाहिए उनका नाम नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, और जिन भी कमेंट में सबसे ज्यादा लाइक होंगे मैं उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो इसे एक लाइक कर दो, और ताकि हम ऐसे हीरोज को भूले ना, इसीलिए इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को सबके सामने रखने के लिए इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो। एंड ऑफ कोर्स ऐसे ही फन लर्निंग करने के लिए मेरे चैनल गेट सेट प्लस वन को सब्सक्राइब कर दो, और वो नीचे दिया गया बेल बटन भी दबाना विद ऑल का ऑप्शन ऑन करके, वरना आप लर्न की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।